अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है जानेंगे। वैसे तो हम लिविंग वर्ल्ड में लिविंग थिंग्स के फीचर्स यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा है और फिर सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला हमने ग्रोथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड जो है हमने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें असेक्सुअल हम पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स are involved, which occur by the fusion of male and female gametes to form zygote, which develop into new individual. इसे हम उर्दू में देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उर्दू में सनफी तौलीद कहा जाता है। यहाँ पर सनफी तौलीद वो तौलीद है जिसमें दो वालिदैन शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी तौलीद है जिसमें दो वालिदैन लगते हैं। एक जो पेरेंट होगा यहाँ पर वो नर होगा यानी कि मेल, और दूसरा जो होगा या फिर दूसरी जो होगी वो मादा होगी, जिसे हम फीमेल कहते हैं। इस अमल में नर और मादा के जिनसी खुलिये आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जो आगे चलकर एक नया जानदार बन जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है? यहाँ पर दोनों पेरेंट्स के गैमेट यहाँ पर फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट जो है आगे चलकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और उर्दू में बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों पेरेंट में एक नर होगा यहाँ पर और एक मादा होगा। तो यहाँ पर एक नर और मादा दोनों मिलकर, दोनों के गैमेट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट आगे नशो नुमा पाकर जो है एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट जो है काफ़ी था। इस तरीके की तौलीद यानी कि सनफी तौलीद के जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। डेफिनेशन में तो हमने देख ही लिया है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट। तो एक ऐसी तौलीद है जिसमें दो वालिदैन की शमूलियत लगती ही लगती है, बगैर दो वालिदैन के इन्वॉल्वमेंट के ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता। तो दूसरा जो है यहाँ पर गैमेट्स फॉर्म होते हैं। गैमेट्स का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए, नर और मादा जिनसी खुलिये बनते हैं। ठीक है, इनके बनने का अमल अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नर और मादा जिनसी खुलिये बनते हैं, और मतलब कि इसे दूसरे लफ्ज़ में हम अगर पढ़ें तो जिनसी खुलियों की यहाँ पर तश्कील होती है, बनते हैं। और गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो अगला जो हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सनफी तौलीद में, जिसे उर्दू में बारवरी कहते हैं। अब ये बारवरी या फर्टिलाइजेशन क्या है, इसे हमने अभी डेफिनेशन में देखा। ठीक है, क्या है ये? यहाँ पर मेल गैमेट, मेल जिनसी खुलिया नर, ठीक है, और फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। ये जो पूरा अमल है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर यहाँ पर जो जाइगोट बना रहे हैं,
इस अमल को ही हम क्या कहते हैं, बारवरी कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट, जिसे कि नशोनुमा कहते हैं। जाइगोट आगे जाकर डेवलप होता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है, फिर बाद में ऑर्गेनिज्म बनाता है। वो भी हम आगे के आने वाले कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे। यहाँ पर उतना डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। फिर भी मैंने जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है थोड़ा सा डिटेल में ही समझाया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और जो लास्ट वाला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जेनेटिक वेरिएशन हम देखते हैं, जीनियाती तनु। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग्स आ रहे थे, जो भी बच्चे पैदा हो रहे थे, सेम टू सेम यहाँ पर पेरेंट की तरह ही थे, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये समझो मानो पेरेंट है, तो जो भी यहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा था, सेम टू सेम वो यहाँ पर क्या है, पेरेंट के जैसा ही था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर आपको तनु देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशन जिसे हम कहते हैं। मान लीजिए ये मेल कैरेक्टर है आपका, तो ये जो ब्लू डॉट है ये मेल है, और यहाँ पर एक और कलर ले लेते हैं, ये ग्रीन। तो ये जो ग्रीन है यहाँ पर फीमेल है। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म, नर और मादा क्या है, अलग अलग हैं। तो हमने देखा कि दोनों फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूज होने के बाद में जो यहाँ पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम खुद हैं। ना ही हम पूरा एग्जैक्टली अपने फादर के जैसे हैं, ना ही हम एग्जैक्टली मदर के जैसे हैं। हमारे में जो है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों की खासियत है, मदर की भी फादर की भी। तो इसी को हम क्या है, जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो अब तक हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा, क्या क्या हमने देखा यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी है, यहाँ पर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें एक नर रहेगा और एक मादा रहेगी। और यहाँ पर गैमेट फॉर्म होते हैं, जिनसी खुलिये यहाँ पर तश्कील होते हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, दोनों मिलकर जो जाइगोट बनाते हैं उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, नशोनुमा। फिर बाद में इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनेटिक वेरिएशन देखने को यहाँ पर हमें मिलता है। जीनियाती लेवल पे तनु देखने को मिलता है, जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल हम खुद हैं, इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और एनिमल्स में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अब हम इसके फ़ायदे देखते हैं, एडवांटेजेस। पहला फ़ायदा, प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। अभी हमने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो जेनेटिक वेरिएशन क्या है, प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन, जीनियाती तनु, ठीक है। देखिए जेनेटिक वेरिएशन इनमें कैसे आते हैं, जब 2 पेरेंट यहाँ पर क्या है, मिल रहे हैं, 2 पेरेंट, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल जब मिल रहे हैं, तो ये बच्चे में दोनों पेरेंट के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। दोनों पेरेंट्स के यहाँ पर जीन्स इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए, तो इस तरह का जो है यहाँ पर ये जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशन। ऐसा क्यों है, इससे क्या होगा, इससे होगा यही कि इट इंक्रीजेस चांस ऑफ सर्वाइवल। किसी भी माहौल में ज़िंदा रहने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। माहौल के मुताबिक क्या है, ढलने में मदद मिलती है।
ابھی ماحول کے مطابق ڈھلنے میں مدد کیسے مل رہی ہے؟ دیکھیں یہاں پر، اس سے پہلے جو ہم نے ایسیکشول ریپروڈکشن میں دیکھا تھا، پیرنٹ کے جیسے ہی یہاں پر بچے پیدا ہو رہے تھے، سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں، جینیٹیکلی دے آر آئیڈینٹیکل. آپ گرافٹ کر لو، آپ لیئرنگ کر لو، کوئی بھی یہاں پر پارٹ سے اگا لو، تو یہ ایک پیرنٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ جو بھی بچے ہیں ڈٹو کیا ہیں، سیم ہیں. سمجھ لیجئے یہ ایک پیرنٹ کو جو ہے کسی ایک انویرونمنٹل فیکٹر سے پرابلم ہے. مان لیجئے اسے گرمی سے پرابلم ہے، اس ایک پیرنٹ کو، ٹھیک ہے، ایک پیرنٹ کو اگر جسٹ سمجھنے کے لیے اگر گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی یہاں پر موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں یہ کیریکٹر ہے پیرنٹ میں، تو یہی چیز، یہی کمزوری جو ہے تمام بچوں میں بھی دیکھنے کو ملے گی. اگر ان پر بھی تھوڑی سی زیادہ گرمی آ گئی تو سارے کے سارے جو ہے یہاں پر مر جائیں گے. تو یہ اس کا جو ہے نقصان ہے یہاں پر. لیکن یہ چیز یہاں پر بہت ہی بہترین طریقے سے اس چیز کو سدھار ملا سیکشول ریپروڈکشن میں. کیسے ملا؟ وہاں پر ہمیں ویریشنز دیکھنے کو ملے. دونوں پیرنٹ کے جینز آنے والے بچے میں جو ہے دیکھنے کو مل رہے، دونوں پیرنٹس کے، میل کے اور فیمیل کے. جب دونوں کے کیریکٹرسٹکس اس میں آ رہے ہیں تو یہ ایک کیا ہے، فائدے والی بات ہے. کیسے فائدے والی بات ہے؟ یہاں پر مان لیجئے یہ گرین والے پیرنٹ کو جو ہے سیم ٹو سیم گرمی سے پرابلم ہے. اگر زیادہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو کیا ہے، یہ مر سکتا ہے. لیکن یہ بلو والے جو پیرنٹ کو ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے زیادہ گرمی سے، یہ کتنی بھی گرمی آئی یہ زندہ رہے گا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان میں دونوں کیریکٹر ہیں. آدھے کیریکٹرس میں جو ہیں گرین والے پیرنٹ کے، آدھے جو ہیں اس میں بلو والے پیرنٹ کے ہیں. تو زیادہ گرمی آنے پر یہ فادر کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یہاں پر، لیکن اس بچے کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس میں بلو والے پیرنٹ کے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں جس سے زیادہ گرمی سے پرابلم نہیں ہے. تو اس ایگزامپل کو لے کر آپ جینیٹک ویریشن کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ بچہ بہت ہی بہترین طریقے مطلب زندہ رہ سکتا ہے، یہ جو ہے سروائیو کر سکتا ہے، ماحول کے مطابق یہ جو ہے ڈھل سکتا ہے. اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہیں، میں نے جسٹ آپ کی سمجھنے کے لیے یہ چیز کو یہاں پر ایکسپلین کیا ہے. اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلا والا جو لیونگ ورڈ ہے اس میں ہمیں کیا ہے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا ہے. جو تیسرا یہاں پر کیریکٹر ہے یعنی کہ فائدہ ہے، ایڈوانٹیج ہے، ہیلپ ان ایولیوشن، ارتقاء میں اہم کردار جو ہے یہ ادا کرتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. اب ہم نے ایڈوانٹیجز، فائدے تو دیکھ لیے، تھوڑا سا نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں. نقصانات میں ہم کیا کہیں گے کہ پہلا نقصان جو اس کا ہوگا وہ اگین اس میں 2 پیرنٹ کی ضرورت ہے، وہی جو اس کا مین فائدہ ہے. تو دونوں یہاں پر 2 پیرنٹ کی یہاں پر کیا ہے ضرورت ہوگی. اگر نہیں ہے تو سیکشول ریپروڈکشن یہاں پر پاسبل نہیں ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو سکتا ہے. یہ ٹائم کنزیومنگ مطلب کہ وقت لگے گا اس میں بہت سارا. سیکشول ریپروڈکشن کے مقابلے سیکشول ریپروڈکشن میں زیادہ وقت لگے گا. وہاں پر جو ہے جو جنریشن آ رہی تھی بہت فاسٹ کم وقت میں آ رہی تھی، لیکن سیکشول ریپروڈکشن میں جو ہے یہاں پر جو بھی جنریشن آئے گی وہ وقت لے گی. جیسا کہ ہم انسانوں میں ہی دیکھ سکتے ہیں، ایک بچہ یہاں پر پیدا ہونے کے لیے پورے 9 مہینے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. اور تیسرا یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ انرجی بھی اس میں لگے گی، طاقت، زیادہ انرجی اس میں لگے گی کس کے مقابلے؟ اے سیکشول ریپروڈکشن کے مقابلے. تو یہ ہو گئے اس کے فائدے اور نقصانات. اب ہم ایک سوال لے لیتے ہیں، ہاؤ ڈز اے سیکشول ریپروڈکشن ٹیک پلیس ان فالوئنگ آرگینزم؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو آرگینزمس یہاں پر دیے گئے ہیں اس میں سیکشول ریپروڈکشن کیسی ہوتی ہے یہ پوچھا گیا ہے سوال میں. فنگی میں کیسی ہوگی،
हाइड्रा में कैसी होगी, हाइड्रा या ईस्ट में, प्लानेरिया में कैसी होगी, फिलामेंटस एल्गी में कैसी होगी। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जवाब, हमने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि फंगी में जो रिप्रोडक्शन हो रही थी स्पोर्स के ज़रिए हो रही थी। राइजोपस हमने देखा था, ठीक है, राइजोपस के स्पोर्स। राइजोपस के स्पोर्स ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, प्लेनेरिया में रीजनरेशन हो रहा था, और फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी में फ्रैगमेंटेशन, यहाँ पर जो है फ्रैगमेंटेशन के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। फिलामेंटस एल्गी मैंने आपको बताया था स्पाइरोगैरा एक फिलामेंटस एल्गी है जिसमें हमने फ्रैगमेंटेशन देख रहा था, टुकड़ों के ज़रिए यहाँ टुकड़े करने पर जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा था। तो एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन के ताल्लुक से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ले लेते हैं। रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जस्टिफाई विथ एग्जाम्पल्स। देखिए ये सवाल क्या है, तौलीद को जानदारों की लाजमी या फैसला कुन खुसूसियत क्यों नहीं माना जाता। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिफाइनिंग पर फीचर्स को देखे हैं। दो टाइप के फीचर्स हमने देखे हैं, एक थे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और एक थे डिफाइनिंग फीचर्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स यहाँ पर नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में थे, लेकिन जो डिफाइनिंग फीचर थे वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में थे। मतलब कि ऐसे फीचर्स, अगर ये फीचर्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तभी जाके उसे हम क्या है जानदार मानते हैं। मतलब क्या तमाम जानदारों में मौजूद थे सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग फीचर्स। तो उससे रिलेटेड ये सवाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं सवाल लिखना भूल गई। ये जो है सवाल है, क्या सवाल है, तौलीद को जानदारों की लाजमी या फैसला कुन खुसूसियत क्यों नहीं माना जाता। ओके, तो इसको एग्जाम्पल से हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो इंग्लिश में हम देख लेते हैं पहले क्या है आंसर। देखिए यहाँ पर, म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स are unable to reproduce but show other living properties. They are unable to reproduce but show other living properties. Hence, reproduction can also be not considered as defining property of living organism. Okay, तो जवाब में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमंस भी हैं यहाँ पर। तो सवाल तो हमने समझ लिया, क्या था सवाल, रिप्रोडक्शन को यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं माना जा रहा, रिप्रोडक्शन को यहाँ पर फैसला कुन खुसूसियत क्यों नहीं माना जा रहा, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान रहे, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि म्यूल्स ले लीजिए, जो गधे और घोड़े के मिलाप से बनते हैं। गधे के गैमेट्स और घोड़े के गैमेट्स मिलने के बाद जो है म्यूल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पैदा होता है। ये म्यूल यहाँ पर क्या है, आगे जाकर बच्चे नहीं पैदा कर सकता। म्यूल आगे जाकर बच्चे नहीं पैदा कर सकता, लेकिन म्यूल एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है, जिंदा है वो। उसे सामान कैरी करने के लिए, वज़न कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। फिर स्टेराइल वर्कर बीज ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मज़दूर मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, शहद के छत्ते में हमें मतलब मैं आपको बता देती हूँ, शहद के जो छत्ते में हैं सिर्फ क्वीन को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने का जो है क्या बोलते हैं, क्वीन ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। बाकी के वर्कर बीज यहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जिंदा होते हैं। और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ले लीजिए, ऐसे कपल, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कपल कब बनता है, जोड़ी, ठीक है। ऐसा कपल जो इनफर्टाइल है, जो बांझ है, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकता। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ओके, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ये बच्चे तो नहीं पैदा कर सकते लेकिन ये जिंदा होते हैं। लेकिन ये दूसरे क्या है, लिविंग प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। एक तो लिविंग प्रॉपर्टी हमने क्या है देखी थी कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग प्रॉपर्टी है बोलकर हमने देख ली है, ठीक है।
बट इन ऑर्गेनिज्म में जो है रिप्रोडक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन नहीं है यहाँ पर, लेकिन दूसरे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, जैसे कि जिंदा ही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, जिंदा ही हैं ये, ठीक है। इसीलिए हेंस रिप्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी नॉट कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसीलिए क्या है, रिप्रोडक्शन को यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रिप्रोडक्शन को नहीं रखा जाता, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आ जाता है। जैसे कि ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम ग्रोथ देख रहे थे यहाँ पर। उसी तरह जो है रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। थोड़ा सा हम इसे उर्दू में देखते हैं अभी आंसर में। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी देख लीजिए। बाज़ इंसान या जानवर बांझ होते हैं और औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद वो मुकम्मल तौर पर जिंदा जानदार होते हैं। मिसाल के तौर पर बांझ मर्द या औरत, खच्चर जिसे हम म्यूल कह रहे थे, जो कि गधे और घोड़े के मिलाप से बनने वाला जानदार था, मजदूर शहद की मक्खियाँ। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो ये जो है बच्चे नहीं पैदा कर सकते, लेकिन क्या है, ये लिविंग ही होते हैं। इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन को यहाँ पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है।